अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उमर हयात नसीमा के दौरे से डर गया था। उसे नसीमा की इस बात पर यकीन नहीं आया था कि उसने माहन सिंह को कत्ल किया है, लेकिन नसीमा के साथ बहस करने से वो घबराता था। उसे एक और ख़तरा भी नज़र आने लगा था, वो ये कि नसीमा इतने ज़बरदस्त डाकू को वाकई कत्ल करके भागी है तो उसके गिरोह के आदमी कोई खौफनाक इंतकामी कार्रवाई करेंगे। वो नसीमा को तसल्ली दिलासा देकर अपने काम पर चला गया। नसीमा को उमर हयात की तसल्लियाँ सकून नहीं दे सकती थीं। उस पर जो बीती थी ये उसके आसाब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसकी आंखों के आगे एक फिल्म चल पड़ी। वो खानका को जा रही थी और उसने वो गहरी जगह देखी थी जहाँ उसने मुनीर को गिराया था। उसने बारिश बरसती देखी थी, मुनीर को देखा था, फिर वो 3 आदमियों के कब्जे में थी, फिर वो माहन सिंह के कब्जे में जा पहुंची। उसे ये सब डरावने ख्वाब की तरह याद आ रहा था। उसके सामने माहन सिंह का उस वक्त का चेहरा आ गया जब नसीमा ने उसकी शहरग अपने पंजे में जकड़ रखी थी और उसके नाखून माहन सिंह की शहरग की दोनों तरफ उसकी गर्दन में उतरते जा रहे थे। फिर नसीमा ने उसके सर पर बोतल की ज़रबें लगाई थीं। माहन सिंह सिख था, उसके सर पर पगड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन उसने पगड़ी उतारकर सर पर रेशमी रुमाल बांध रखा था। उसे नसीमा के हाथों ही मरना था। खुदा ने सबब पैदा कर दिया था। नसीमा पर खौफ तारी होने लगा। कत्ल उसका पेशा नहीं था। उसके साथ ही उसे मुनीर का ख्याल आ गया और ये भी कि उसने ये राज उमर हयात को नहीं दिया था। उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे उस पर किसी ने काला जादू कर दिया हो या उस पर कोई आसे भी असर हो गया हो। जब से उमर हयात की बीवी बनकर वो इस घर में आई थी, उस पर कोई न कोई मुसीबत और आफत नाजिल हो रही थी। उसे शक होने लगा कि मुनीर ने उसके घर पर जो तावीज़ करवाए थे, इनका असर अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ और मालूम नहीं अभी उस पर कैसी कैसी आफत गिरेंगी। वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसे अपने आप से डर आने लगा। उसे हसनैन काज़मी का ख्याल आया और उसके साथ ये सवाल कि हसनैन काज़मी को बता दूं कि उसने मुनीर को कत्ल कर दिया था, या ये भी बता दूं कि उसने एक बड़े ज़बरदस्त डाकू को भी जान से मार दिया था। सोच सोचकर वो परेशान हो गई। उसका सर दुखने लगा। उसने बेबसी के आलम में दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। बाईं कनपट्टी से पीछे कान से ऊपर उसे अपने सर में उभार सा महसूस हुआ। उसने हाथ फेर कर महसूस किया, ये उभार था। उसे याद आया कि वो बेहोश हो गई थी और जब गिरी तो इधर से सर पर पत्थर लगा होगा। उसे याद नहीं रहा था कि सबूत के तौर पर यह उभार उमर हयात को दिखा देती। उमर हयात का सबूत मिल गया था। नंदा आड़त की मंडी थी जिसमें देहाती इलाके से दालें और गंदम वगैरह आती थी। बाजार में देहातियों का मेला लगा हुआ था। दोपहर के बाद बाजार में ये खबर मशहूर हो गई कि माहन सिंह डाकू मारा गया है। जिस गांव में माहन सिंह मारा गया था वहां के रहने वाले 2 आदमी नंदा के बाजार में आए और ये खबर फैला गए थे। ये खबर उमर हयात तक पहुंची तो इस आदमी की तलाश में निकल खड़ा हुआ जिसे इन 2 आदमियों ने ये खबर सुनाई थी। उमर हयात ने 3 मुख्तलिफ आदमियों से ये खबर सुनी थी। तीनों ने मुख्तलिफ कहानियां सुनाई थीं। तीनों सिर्फ इस पर मुत्तफिक थे कि माहन सिंह मारा गया है, लेकिन एक ने कहा कि पुलिस मुकाबले में मारा गया है, दूसरा कहता था कि माहन सिंह अपने आदमियों के हाथों मारा गया है और तीसरे ने कहा कि उसके कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। उमर हयात को पता चल गया कि सबसे पहले ये खबर कहाँ पहुंची थी। वो उस दुकान पर गया जो आड़त की एजेंसी थी। वहां से उसे सही खबर मिली कि माहन सिंह 1 महीने से इस गांव में ठहरा हुआ था। गांव के बच्चे बच्चे को मालूम था कि माहन सिंह यहाँ है, लेकिन कुछ इसके डर की वजह से और ज़्यादातर उसके सलूक की वजह से गांव का कोई फर्द गांव से बाहर पता नहीं चलने दे रहा था कि माहन सिंह डाकू इसी गांव में है। उमर हयात को असल खबर ये मिली कि रात को बहुत तेज में बरसा था। माहन सिंह अपने मकान में था। उसके 2 साथी ड्योढ़ी में सोए हुए थे। उन्होंने सुबह देखा कि माहन सिंह अपने पलंग पर मरा पड़ा है। उसकी शहरक पर जख्म थे, जैसे वहां किसी कुंद हथियार की नोक कई बार मारी गई हो। वहां से खून निकला था। उसके सर पर चोटों के उभरे हुए निशान थे, जैसे उसे डंडे या लाठियां मारी गई हों। माहन सिंह के साथियों ने गांव के एक आदमी को बताया तो सारे गांव को मालूम हो गया। उसके साथी वहां से गायब हो गए, शायद इस डर से कि पुलिस को पता चल गया तो वो पकड़े जाएंगे। उन्हें माहन सिंह के कत्ल में तो पुलिस ना पकड़ती,
उसके साथी होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी लाजमी थी। उमर हयात ये खबर सुनकर वहां से उठा तो उसे ये खबर मिली कि महान सिंह की लाश पोस्टमार्टम के लिए आई हुई है। सरकारी अस्पताल इसी कस्बे में था। देहात में जो लोग कत्ल होते थे उनकी लाशें यहीं आया करती थीं। महान सिंह के मरने की खबर थाने पहुंचा दी गई थी। ये सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह का थाना था, जो कस्बे से 8 मील दूर था। शाम तक उमर हयात को सही खबर मिल गई, जो उसने अस्पताल के अमले से हासिल की थी। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि महान सिंह की मौत सांस रुकने से वाक़ई हुई है और उसकी शहरक पर जो जख्म है वो इंसानी नाखूनों के लगते हैं। उमर हयात निहाल सिंह के एएस से भी मिला था, जो महान सिंह की लाश के साथ आया था। उसके साथ गपशप लगाते उमर हयात ने मालूम कर लिया था कि महान सिंह के कत्ल की तफ्तीश उस तरह नहीं होगी जिस तरह कत्ल की दूसरी वारदातों में की जाती है। महान सिंह कत्ल और डकैती की वारदातों में मतलूब था। उसका कत्ल पुलिस के महकमे के लिए बड़ी अच्छी खबर था। शाम को उमर हयात घर आया तो उसने नसीमा को गले लगा लिया और उसे बताया कि महान सिंह की लाश अस्पताल में चीरी फाड़ी जा चुकी है, लेकिन पुलिस उसके कातिल को तो ढूंढने की कोशिश करेगी ना। नसीमा ने कहा। नहीं करेगी। उमर हयात ने कहा। मैंने ये भी मालूम कर लिया है। वो तो खुद कातिल और डाकू था। पुलिस वाले खुश हैं कि वो मारा गया है। उमर हयात तो खुश था, मगर नसीमा बुझी बुझी सी रही। उसने खुश होने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल पर घबराहट का जो कब्जा था वो कम ना हुआ। दिल से बोझ उतार दो नसीमा, उमर हयात ने कहा। खुदा का शुक्र अदा करो, मैं एक काले बकरे का सदका दूंगा। एक औरत ने बताया कि मेरी माँ को थाने बुलाया गया था। नसीमा ने कहा। मालूम नहीं उसे क्यों बुलाया गया था, वो हमारे खिलाफ कुछ बता आई होगी। मेरा ख्याल है कि उसे मुनीर की गुमशुदगी के सिलसिले में बुलाया गया होगा, उमर हयात ने कहा। मैं मालूम कर लूँगा, तुम इसका भी गम न करो। तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं, मुनीर के साथ उसका ज़रूर कोई ताल्लुक होगा। नसीमा को तो मालूम था कि मुनीर का उसकी माँ के साथ क्या ताल्लुक था, और यही वो राज था जो नसीमा उमर हयात से छुपा रही थी। अब उसे खतरा नजर आ रहा था कि ये राज फाश हो जाएगा। थाने में इंस्पेक्टर मलिक मुख्तार थाने के कामों से ज़रा फारिग हुआ तो उसके जहन में मुनीर आ गया। उसने नसीमा की माँ के सीने से हर एक बात निकलवा ली थी, और जो इंकिशाफ नसीमा की माँ ने किए थे इन पर वो गौर कर चुका था। मुनीर का ताल्लुक नसीमा के साथ भी साबित होता था और मलिक उमर हयात के साथ भी, लेकिन कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता था जिससे ये शक होता कि मुनीर को उमर हयात ने कत्ल करवाया है या उसकी गुमशुदगी के साथ नसीमा का भी कोई ताल्लुक था। मलिक मुख्तार को ये भी मालूम हो गया था कि मुनीर का ताल्लुक हिंदू औरतों के साथ भी था। वो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि मुनीर का बाप आ गया। उसे देखते ही मलिक मुख्तार को गुस्सा आ गया। जनाब मलिक साहब, मुनीर के बाप ने आंसू बहाते हुए पूछा, मेरे बच्चे का कुछ पता चला? तुम अपने इस गुनाह की सज़ा भुगत रहे हो कि अपने बेटे को इस उम्र तक बच्चा समझते रहे हो? मलिक मुख्तार ने कहा। हिंदू औरतों के साथ 11 ने उसने लगा रखे थे। मुसलमानों के शरीफ घरानों की लड़कियों के पीछे वो पड़ा रहता था। चरसियों, भंगियों और जोगियों के साथ दोस्ताना उसका था। अगर मैं उसकी सारी कारिस्तानियाँ तुम्हें बताऊं तो तुम कहोगे कि ऐसा फरेबी और बदकार बेटा वापस ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन मलिक साहब, मुनीर के बाप ने लजाती हुई आवाज़ में कहा, वो मेरा बेटा है, यही एक ही है मेरा बेटा। मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि किसी पर शक है तो उसका नाम लो, मलिक मुख्तार ने कहा। ये लिखवाओ कि तुम्हारे बेटे को फलां ने अगवा करके कत्ल करा दिया है। मैं तुम्हें अब भी यही कहूँगा। जनाब, मुनीर के बाप ने कहा। अब कुछ तसल्ली तो दे दें। वो खुद कहीं चला गया है, मलिक मुख्तार ने कहा। खुद भी उसे तलाश करो, मैं जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। मलिक मुख्तार कुछ भी नहीं कर रहा था और वो कुछ करना चाहता भी नहीं था। नसीमा की जहनी हालत रोज़ ब रोज़ बिगड़ती गई। वो हर वक्त डरी डरी रहती थी। कभी ऐसे होता कि उमर हयात या उसका बेटा शौकत उसे बुलाता तो वो बिदक उठती। उसकी नींद भी उड़ गई थी। अगर आंख लग जाती तो वो डरकर जाग उठती। 2 रातें तो यूं भी हुआ कि उसने बड़ा ही डरावना ख्वाब देखा और वो चीख मारकर जाग उठी। चंद दिनों में उसके हाथ से 4-5 बर्तन गिरकर टूटे। उमर हयात समझता रहा कि नसीमा के हाथ से महान सिंह कत्ल हो गया है और ये उसका रद्द अमल है, लेकिन तशखीस इलाज नहीं होती। उमर हयात को कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा था। रह रहकर उसके जहन में हसनैन काज़मी आता था, मगर हसनैन काज़मी भी नहीं बताया जा सकता था कि नसीमा कातिल है। उमर हयात ने बहुत सोचा और एक रोज़ हसनैन काज़मी के यहाँ जा पहुँचा।
क्या फिर कोई मुश्किल आ पड़ी है मलिक साहब? हसनैन काज़मी ने उससे पूछा। आप कुछ परेशान नज़र आते हैं। हाँ काज़मी साहब, उमर हयात ने कहा, मालूम होता है कि मेरे घर से आज से भी असर निकला ही नहीं। पत्थर गिरने और आग लगने का सिलसिला तो रुक गया था, लेकिन असर अभी बाकी है। क्या होता है? नसीमा ठीक नहीं, उमर हयात ने जवाब दिया। रात को सोती नहीं, सो जाए तो डर कर जाग उठती है और दिन को खौफजदगी की हालत में रहती है। उमर हयात ने इससे ज़्यादा कुछ न बताया। कहने लगा, आप हमारे यहाँ आएंगे या नसीमा को यहाँ ले आऊँ? इस मामले में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हसनैन काज़मी ने कहा। मुझे अभी साथ ले चलें और नसीमा के पास मुझे अकेला छोड़ दें। मैंने देखा कि उस पर ज़्यादा असर है तो मैं उसे जालंधर ख्वाजा साहब के पास ले जाऊंगा। उमर हयात हसनैन काज़मी को अपने साथ ले आया और नसीमा को उसके पास बिठाकर अपने काम पर चला गया। क्या होता है नसीमा? हसनैन काज़मी ने उससे पूछा। मुनीर तंग करता है, नसीमा ने कहा। मुनीर? हसनैन काज़मी ने हैरान होते हुए पूछा। क्या मुनीर वापस आ गया है? नहीं, नसीमा ने जवाब दिया है। वापस आ जाए तो मैं उसके मुंह पर थूकूं भी नहीं। होता यूं है कि वो मुझे अपने सामने खड़ा नजर आता है। वहम है नसीमा, लेकिन मैं इस वहम को छू भी सकती हूँ, नसीमा ने कहा। रात को वो मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर हिलाता है, मेरी आंख खुल जाती है तो मुझे वो अपनी पाँति खड़ा नजर आता है। नसीमा ने उसे तफसील से बताया कि मुनीर उसे कहाँ कहाँ और किस तरह नजर आता रहा है। इस दौरान हसनैन काज़मी ने नसीमा की आंखों में आंखें डाले रखीं और एक बार नसीमा का दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके हाथ को फैलाकर देखा। नसीमा, हसनैन काज़मी ने कहा, तुम मुझे अपना राज़दान और हमदर्द समझती हो ना? खुदा की कसम काज़मी साहब, नसीमा ने कहा, आप ना होते तो मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। मैं जो बातें किसी और से नहीं कर सकती वो आपके साथ किया करती हूँ। फिर एक बात बता दो, हसनैन काज़मी ने कहा, मुनीर को जहर देकर मरवाया है? किसने? तुमने, हसनैन काज़मी ने कहा। औरत किसी को मारना चाहे तो जहर दिया करती है, इसीलिए मैंने पूछा है कि उसे जहर से मरवाया है। नसीमा का रंग उड़ गया, फिर उसके माथे पर पसीना फूट आया। बोलो नसीमा, हसनैन काज़मी ने कहा, इस राज को भी अपने सीने में दफन कर दूंगा। नसीमा फिर भी खामोश रही। अब उसके चेहरे पर दर्द का तासुर आ गया। मत घबराओ, हसनैन काज़मी ने नसीमा के सर पर हाथ रखकर कहा, यह जहरीला कांटा है जो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में उतर गया है, इसे निकाल फेंको। आप किस बिना पर इतने यकीन से कह रहे हैं कि मैंने मुनीर को मरवा दिया है? नसीमा ने ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें लर्जा था। ये रूह का रोग है, हसनैन काज़मी ने कहा, और तुमने अपनी जो हालत बयान की है ये इस रोग की अलामत है। ये तुम्हारे ज़मीर की आहो फुगा है, इसे रद्द अमल कह लो। उसने नसीमा का दायां हाथ अपने हाथ में लेकर इसे फैलाया और एक लकीर पर अपनी उंगली रखकर कहने लगा, तुमको याद है ना, मैंने एक रोज़ तुम्हारा हाथ देखा था तो मैं घबरा गया था। तुमने और मलिक साहब ने बहुत पूछा कि मैंने तुम्हारे हाथ में क्या देखा है, लेकिन मैंने नहीं बताया था। अब बता दूं? नसीमा ने पूछा। क्या देखा था आपने? कत्ल, हसनैन काज़मी ने कहा, या खुदकुशी? तुमने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया है। क्या मुझ जैसी कमज़ोर और डरपोक औरत किसी आदमी को कत्ल कर सकती है? कर सकती है, हसनैन काज़मी ने कहा। औरत हो या आदमी, दोनों को इतनी ज़्यादा कुव्वतें दे रखी हैं जिनका कोई शुमार नहीं। बाज़ लोग अपनी कुव्वतों को अपने काबू में ले लिया करते हैं और बाज़ की ये कुव्वतें किसी तहरीक या इश्ताल से खुद ही बेदार हो जाती हैं, लेकिन ये कैफियत थोड़ी सी देर के लिए आती है। मैंने रियाज किया, मराकबे किए, विर्द और वजीफ़े किए, चिल्ले काटे, ख्वाजा साहब की शागिर्दी की और खुदा की दी हुई इन कुव्वतों को अपने ताबे कर लिया है। मेरे हाथ में कोई जादू नहीं नसीमा, ये कयाफा शनासी है। मैं चंद सेकंड में तुम्हारे जहन पर कब्जा कर सकता हूँ, तुम्हारी ज़बान मेरे असर के तहत बोलेगी, लेकिन तुम्हारा इलाज ये है कि तुम खुद बोलो या ये कह दो कि मेरा कयाफा गलत है। मैंने उसे जहर नहीं दिया था, नसीमा ने कहा। उसे ऐसी जगह से धक्का देकर गिराया था जहाँ से वो जिंदा नहीं निकल सकता था। ये उस रोज़ की बात है जिस रोज़ आपने उसे अपने यहाँ बुलाया और उससे वो फ़ोटो लिया था जिससे मैं डरती थी। बदकिस्मती ये हुई कि फ़ोटो से पहले मुझे मुनीर मिल गया। अगर वो मुझ पर दस्त दराजी ना करता या मुझे फ़ोटो पहले मिल जाता तो मैं इस हालत को ना पहुँचती और मुनीर जिंदा होता।
नसीमा ने हसनैन काज़मी को तफसीलन बताया कि मुनीर उसे किस तरह मिला, क्या बातें हुई, मुनीर ने किस तरह उस पर हमला किया और उसने मुनीर को धक्का दे दिया। ऐसा होना था, हसनैन काज़मी ने कहा। ये ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से होना था। ख्वाजा साहब ने मुझे बताया था कि मुनीर कत्ल हो जाएगा, अगर जिंदा रहा तो पागलों की तरह जिंदा रहेगा। हुआ ये कि वो कत्ल तुम्हारे हाथों हुआ। अच्छा हुआ नसीमा। मैंने ये बात मलिक साहब से छुपा रखी है। नसीमा ने कहा। उन्हें बता दूं? बता देंगे, हसनैन काज़मी ने कहा। मुझे ज़रा सोचने दो। काज़मी साहब, नसीमा ने कहा, ये राज आपको देकर मुझे सुकून सा महसूस होने लगा है। लेकिन काज़मी साहब, आप कहते हैं कि मेरे हाथ की एक लकीर है जो मुझसे कत्ल जैसा भयानक जुर्म करा रही है। अगर ऐसा ही है तो मैं क्या किसी तीसरे आदमी को भी कत्ल करूंगी? तीसरे आदमी को? हसनैन काज़मी ने पूछा। कोई दूसरा भी था? ओ, नसीमा ने खिसियानी और दुखियारी सी मुस्कुराहट से कहा। मेरे मुंह से निकल गया है तो ये भी सुन लें। आपने सुना होगा कि माहिन सिंह, जो इस इलाके का मशहूर और बड़ा ज़बरदस्त डाकू था, मारा गया है। वो भी मेरे हाथों मरा है। नसीमा? हसनैन काज़मी ने नसीमा की तरफ झुककर और उसके चेहरे पर नजरें जमाकर इंतहाई हैरत के आलम में कहा। तुम पर मुनीर के कत्ल का बहुत ही ज़्यादा असर है, इतना ज़्यादा कि अब जो कोई मरेगा तुम ये कहा करोगी कि उसे मैंने कत्ल किया है। तुम्हारी हालत यही रही। मैं पूरी तरह अपने आप में हूँ काज़मी साहब, नसीमा ने कहा। महान सिंह के साथ मेरी टक्कर इसी तरह हुई थी। नसीमा ने हसनैन काज़मी को पूरी बात सुना दी। हसनैन काज़मी कुछ देर उसके मुंह की तरफ देखता रहा। लेकिन काज़मी साहब, नसीमा ने कहा, इसका रद्द अमल वो नहीं हुआ जो मुनीर के मरने के बाद मेरे सामने आता रहा है, इसलिए कि तुमने ये जहर अपने खामिद के आगे उगल दिया था। हसनैन काज़मी ने कहा। तुम्हारे खामिद पर इसका ये अच्छा असर पड़ा कि वो तुम्हें पाकबाज औरत समझने लगा है, एक ऐसी औरत जो जान दे देती है, जान ले लेती है, लेकिन असमत को दागदार नहीं होने देती। अब तुमने मुनीर की मौत का जहर अपने ज़मीर और अपनी रूह से निकाल कर रख दिया है। अब वो वाहे में ख़त्म हो गए हैं जो तुम देखती रही हो। मुनीर माहन सिंह जैसा ही बदकार और गुनाहगार था। तुमने किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया। तुम किसी बेगुनाह पर कभी हाथ नहीं उठाओगी। काज़मी साहब, नसीमा ने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मुसीबत पत्थरों से चली जो मेरे घर में गिरते रहे। वो बात ख़त्म हो गई है, हसनैन काज़मी ने कहा। तुम पर और तुम्हारे घर पर अब किसी जादू, उल्टे तावीज़ या सेब का असर नहीं। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ख्वाजा साहब से ये कहानियाँ सुनोगी तो तुम कहोगी कि ये सही नहीं हो सकता। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो वो मुनीर के आगे हथियार डाल देती। वो अपनी माँ की फरमाइशें और ख्वाहिशें पूरी करती रहती। लेकिन तुम हक पर कायम रहीं। तुमने असमत को अपने ईमान का हिस्सा बनाए रखा। तुमने खामिद से बेवफाई को गुनाह कबीरा समझा और तुमने मसाइब और आफात के आगे सर न झुकाया। तुम्हारे दिल में खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहा। तुम अभी कम उम्र हो नसीमा। ज़िंदगी के, कायनात के, शब रोज़ के बेशुमार मुजाहिरे हैं जिन्हें तुम नहीं समझ सकती। ताकत का सरचश्मा अल्लाह है। अल्लाह सच है, सदाकत है। शैतान गुनाहों के मजमूए का और बदी का दूसरा नाम है। तुमने हर मुसीबत में सदाकत और असमत को सीने से लगाए रखा। तुम अपनी माँ के कहने पर साईं मस्ताना की ख्वाहिश पूरी कर सकती थी, मगर तुमने कहा कि तुम्हारा घर जल जाए, तुम बदी को कबूल नहीं करोगी। तुम्हें खुदा ने ताकत दी है, उसी की ज़ाते बारी ने तुम्हें इतनी ताकत दी कि वो महान सिंह, जिससे पुलिस डरती है, तुम्हारे हाथों मारा गया। खुदा ने मुझे उठाकर मेरे घर क्यों नहीं पहुंचाया था? नसीमा ने शगुफ्ता से लहजे में पूछा। मुझे इतनी तूफानी बारिश में ख़राब क्यों किया था? नादान लड़की, हसनैन काज़मी ने कहा। तूफानी बारिश होती तो तुम वहाँ से निकल भी न सकती। कोई न कोई तुम्हें पकड़ लेता। वो अल्लाह ही था जिसने तुम्हें बेहोशी की हालत में उठवाकर थाने पहुँचा दिया, वरना तुम्हें कोई और उठा ले जाता। तुम इस मौजज़े की बात करती हो कि तुम्हें अल्लाह ने महान सिंह के घर से उठाकर तुम्हारे घर तक क्यों न पहुँचा दिया? नसीमा, तुम आम किस्म की इंसान हो, पैगंबर नहीं हो। पैगंबरी का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। खुदा ने पैगंबरों को भी आजमाइशों में डाला था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस सैलाब में घिर गए थे जिसमें पहाड़ डूब गए थे। नसीमा, ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। अल्लाह ने पैगंबरों की ज़िंदगियों में मौजज़े दिखाए,
اور میرے اور تمہارے جیسے انسانوں کو وہ قوتیں عطا کر دیں جنہیں کام میں لا کر انسان خود معجزے کر سکتا ہے۔ یاد رکھو نسیمہ، بدی عملاً کرو یا اس کے خیالات ذہن میں رکھو، یہ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو بیکار کر دیتی ہے۔ پھر منیر جیسے اکھڑ دماغ شہزادے اور ماہن سنگھ جیسے زبردست ڈاکو کمزور سی ایک لڑکی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ یہ قوتیں صداقت اور نیکی کے جذبات سے ابھرتی ہیں اور وہ معجزے رونما ہوتے ہیں جو تم نے کر دکھائے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو نسیمہ، یہ جو تم منیر کو اس کی موت کے بعد دیکھتی رہی ہو اور اس کی باتیں سنتی رہی ہو، یہ قتل کے بعد کا رد عمل تھا۔ تم نے یہ خطرناک راز اپنے سینے میں دبا کر رکھا، تمہیں سمجھانے والا کوئی نہ تھا، تم خود سمجھنے سے قاصر تھیں۔ اب تم منیر کو نہیں دیکھو گی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ مجھ پر جادو یا تعویذ کا اثر نہیں؟ نسیمہ نے پوچھا۔ ہاں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، حسنین کاظمی نے کہا۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، یہ کرتی رہنا، لیکن یہ فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جہاں بدی تمہیں چیلنج کرتی ہے، تم حق اور صداقت کے تحفظ میں کھڑی ہو جاتی ہو، پھر تمہاری تمام قوتیں بدی کے خلاف مرکوز ہو جاتی ہیں۔ اگر تم بدی کے آگے ہتھیار ڈال دینے کا صرف ارادہ کر لو تو تمہاری تمام قوتیں بکھر جائیں گی، پھر تمہاری زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے پاس کوئی جادو نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے اپنی محنت، ہمت اور استقلال سے ان قوتوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ جالندھر والے خواجہ صاحب اور آگے نکل گئے ہیں اور وہ اس علم کی گہرائی میں چلے گئے ہیں، یہ کمال تم بھی حاصل کر سکتی ہو۔ ہر انسان ان قوتوں کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، لیکن لوگ بدی میں یا بد خیالوں اور تصوروں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اور لوگوں کی یہی کمزوریاں ہیں جو انہیں پیروں اور عاملوں کا مرید بناتی ہیں اور وہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہم اور شکوک سے نکلو نسیمہ۔ نسیمہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس پر بڑی وزنی سل رکھی ہوئی تھی جو اتر گئی ہے۔ شام کو ملک عمر حیات اپنے کام سے فارغ ہوا تو گھر جانے کی بجائے ٹانگے میں بیٹھا اور حسنین کاظمی کے گاؤں چلا گیا۔ نسیمہ کے متعلق وہ بہت پریشان تھا۔ وہ حسنین کاظمی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ نسیمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے اچھا کیا ہے کہ آ گئے ہیں، حسنین کاظمی نے عمر حیات سے کہا۔ نسیمہ کے متعلق بے فکر ہو جائیں۔ حسنین کاظمی نے اسے پوری تفصیل سے سنا دیا کہ نسیمہ نے منیر کو کس طرح اور کہاں سے دھکا دیا تھا اور اس کے بعد نسیمہ پر کیا گزرتی رہی ہے۔ کاظمی صاحب، عمر حیات نے ایسی آواز میں کہا جس میں حیرت بھی تھی، گھبراہٹ بھی اور کچھ خوف بھی تھا، وہ تو مجھ پر بھی حملہ کرنے لگی تھی۔ کیا اس کی یہ کیفیت خطرناک نہیں؟ یہ میرے بیٹے کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ نہیں، حسنین کاظمی نے کہا، کوئی خطرہ نہیں، صرف یہ احتیاط کریں کہ اس پر بدچلنی کا اور بے وفائی کا الزام نہ لگائیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ بیوی ملی ہے۔ حسنین کاظمی نے اسے بھی وہی باتیں سمجھائیں جو اس نے نسیمہ کو سمجھائی تھیں۔ عمر حیات کے دل سے بوجھ اترتا چلا گیا۔ صرف ایک بات میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے، حسنین کاظمی نے کہا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہ نسیمہ تک نہ پہنچے۔ منیر کی گمشدگی کے سلسلے میں مجھے تھانے دار ملک مختار نے بلایا تھا، میں نے اسے بہت کچھ بتایا تھا اور آپ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹا دی تھی۔ باتوں باتوں میں خواجہ صاحب کا ذکر آ گیا۔ تھانے دار نے مجھے کہا کہ خواجہ صاحب کا یہ علم اگر کامل ہے تو میں انہیں کہوں کہ منیر کے متعلق کچھ بتائیں۔ میں دوسرے دن خواجہ صاحب کے پاس چلا گیا اور انہیں بتایا کہ منیر لاپتہ ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب کے پاس منیر کا سارا حساب کتاب ہے، یہ ان کے اپنے علم کا حساب ہے۔ اسی کو دیکھ کر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ منیر کا انجام بہت برا ہوگا، یہ شخص قتل ہوگا یا بہت بری زندگی یعنی پاگلوں جیسی زندگی گزارے گا۔ اب میں نے انہیں کہا کہ منیر لاپتہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اسی وقت مراقبے میں جا کر اور اپنا کوئی حساب کر کے مجھے بتایا کہ منیر قتل نہیں ہوا، جہاں کہیں بھی ہے زندہ ہے اور وہ اچھی حالت میں نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر حیات نے پوچھا۔ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قیافہ ہے، حسنین کاظمی نے کہا۔ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن خواجہ صاحب کا قیافہ کبھی غلط نہیں ہوا۔ آپ نے تھانے دار کو بتا دیا ہے؟ نہیں، حسنین کاظمی نے جواب دیا، میں پھر کبھی تھانے گیا ہی نہیں، نہ جاؤں گا۔ بہرحال یہ بات نسیمہ کو نہ بتانا، اگر وہ زندہ واپس آ گیا تو سیدھا تھانے جائے گا، عمر حیات نے کہا، اور نسیمہ کے خلاف رپورٹ لکھوا دے گا۔ وہ وقت آنے دیں، حسنین کاظمی نے کہا، اور فکر نہ کریں۔ عمر حیات جب واپس آ رہا تھا تو وہ اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ منیر زندہ واپس آ گیا تو اسے فوراً کس طرح غائب کروایا جا سکتا ہے۔ نسیمہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔
मलिक उमर हयात को इस वक्त तक घर आ जाना चाहिए था। वो तो रात को इस वक्त से पहले घर आ जाया करता था। नसीमा को मालूम न था कि उमर हयात हसनैन काज़मी के यहाँ चला गया है। नसीमा ने उमर हयात के बेटे शौकत को खाना खिलाकर सुला दिया और खुद वहमों, वसवसों और बड़ी तल्ख सोचों की दलदल में धंसती चली गई। मैं क्या कर बैठी हूँ? नहीं, ये मैं नहीं थी। फिर क्या था? कोई जिन या सिर जो मुझ पर काबिज हो गया है? मलिक साहब नहीं आए, क्यों इतनी देर लगा दी है उन्होंने? महान सिंह के आदमी इंतकामी वार न कर गए हों? क्या वो जानते होंगे कि मलिक साहब मेरे खामिद हैं? अगर काज़मी साहब ने मलिक साहब को बता दिया कि मैंने मुनीर को लापता किया है तो मलिक साहब क्या करेंगे? मुझे तलाक दे देंगे। इतनी खतरनाक बीवी को कौन अपने घर रखता है? फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? और सवालों का एक रेला था जो चला ही आ रहा था, बड़ी बेरहमी से चला आ रहा था। इससे उसे बचाने वाला कोई न था, कुछ बताने वाला कोई न था। उसके जहन पर इतना ज़्यादा बोझ था कि हसनैन काज़मी की बताई हुई कोई एक भी बात उसे याद नहीं आ रही थी। हसनैन काज़मी ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि उससे जो कुछ हो गया ये बज़ाहिर बड़ा ही अजीब बल्कि हैबतनाक लगता है, लेकिन इंसानी फितरत और नफ्सियात को समझने वालों के लिए ये अजीब भी नहीं और हैबतनाक भी नहीं। वो इस कदर परेशान हो गई कि भाग जाने के इरादे से उठी और बाहर वाले दरवाजे की तरफ ज़रा तेज़ी से चल पड़ी। उसने दरवाजे की कुंडी उतारी ही थी कि किसी के कदमों की आहट दरवाजे पर आकर रुकी। नसीमा डर गई, जैसे बाहर जो कोई भी है वो उसे गिरफ्तार करने आया है। उसने किवाड़ ज़रा सा खोला, मगर बाहर के धक्के से किवाड़ सारा ही खुल गया। ओह! नसीमा ने खौफ और इत्मीनान के मिले जुले लहजे में कहा, आप कहाँ रह गए थे आज? काम नसीमा, काम। उमर हयात ने उसके दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, कारोबार में वक्त की पाबंदी कहाँ होती है? शौकी भी इंतज़ार कर रहा होगा। बच्चा इतना इंतज़ार कैसे कर सकता है? नसीमा ने दरवाजे की चरखनी चढ़ाकर कहा, खाना खाकर सो गया है। उमर हयात बड़ी तेज़ी से नहाकर खाने पर बैठ गया। नसीमा खामोशी से खाना खा रही थी। उमर हयात उसकी खामोशी को महसूस कर रहा था और ये भी कि नसीमा का रंग उड़ा उड़ा सा है और वो अपने आप में नहीं। खाने के बाद उमर हयात ने नसीमा को अलग अपने पास बिठा लिया। अपने आप में आओ नसीमा, उमर हयात ने कहा। अपने आप को तन्हा और बेआसरा न समझो। एक तरफ तो तुमने महान सिंह जैसे खतरनाक डाकू को मार डाला है और दूसरी तरफ तुम घबराहट और खौफ का शिकार होती जा रही हो। समझ नहीं आती इस घबराहट और खौफ से निकलूं कैसे? नसीमा ने कहा। महान सिंह के कत्ल में तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, उमर हयात ने कहा। अगर मुनीर भी तुम्हारे हाथों मारा गया है तो समझो कुछ भी नहीं हुआ। नसीमा यूं चौंकी जैसे किसी ने उसे सुई चुभो दी हो। उसकी आंखें ठहर गईं। उमर हयात की नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं और वो मुस्कुरा रहा था। काज़मी साहब से आपकी मुलाकात हुई है? नसीमा ने पूछा। मेरे देर से आने की वजह यही थी, मलिक उमर हयात ने कहा। मैं उनके गांव चला गया था। मैं इस ख्याल से गया था कि वो जो बातें मुझे बताएंगे वो तुम नहीं बताओगी। मैं तुम्हारे मुतालिक बहुत परेशान हूँ नसीमा। आप शायद मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं कर सकते, नसीमा ने कहा। एक तो ये डर है कि मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन जो खौफ मुझे खा रहा है वो ये है कि मुझ पर किसी ने कोई ऐसा अमल करा दिया है जिसके असर से मैं कुछ देर के लिए डायन या चुड़ैल बन जाती हूँ। क्या काज़मी साहब ने तुम्हें ये फ़लसफ़ा समझाया या नहीं? उमर हयात ने कहा। उन्होंने जो बातें तुम्हारे साथ की थी वही मेरे साथ की हैं। ये समझ में आ जाने वाली बातें हैं। और एक डर ये भी है, नसीमा ने आ भर कर कहा, कि आपने ये तो सोचा होगा कि ये तो बड़ी खतरनाक लड़की है। आप मुझे शैतान माँ की शैतान बेटी समझते होंगे। नहीं, उमर हयात ने कहा। अगर कत्ल की वजह कुछ और हुई होती तो मैं तुम्हें तलाक देकर पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तुमने इन दोनों को अपनी असमत की खातिर कत्ल किया है। खुदा की कसम नसीमा, मुझे तुम पर फख्र है। कत्ल? कत्ल? नसीमा ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। कितना भयानक लफ्ज़ है। क्या आपको यकीन है कि काज़मी साहब इस राज को छुपाए रखेंगे? मुझे यकीन है, उमर हयात ने कहा। तुम दिल से बोझ उतार दो। फिर एक डर है, नसीमा ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि मुनीर जिंदा हो और कभी वापस आ जाए। ये तो तुम बता सकती हो कि उसके जिंदा रहने का इम्कान था या नहीं। मैं आपको वो जगह दिखा दूंगी, नसीमा ने कहा। बीबियां वाली खानका के रास्ते में है। अगर वो जिंदा आ गया तो देख लेंगे क्या करना है, उमर हयात ने नसीमा को बड़े प्यार से कहा। नसीमा ने अपने दिल से खौफ निकाल दिया।
اس کے دل سے خوف نکل گیا کہ عمر حیات کا رد عمل اس کے خلاف ہوگا۔ عمر حیات نے اسے یہ نہ بتایا کہ جالندھر والے خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ منیر زندہ ہے اور وہ اچھی حالت میں نہیں۔ ملک صاحب، نسیمہ نے کہا، میرے ضمیر پر ایک بوجھ ہے، وہ میں آپ کے سامنے اتار کر پھینکنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ شادی سے پہلے میں منیر سے ملا کرتی تھی، وہ مجھے اچھا لگتا تھا، میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ پاک محبت کو نہیں سمجھتا تھا۔ بولتے بولتے نسیمہ چپ ہو گئی اور اس نے عمر حیات کو ایسی نظروں سے دیکھا جس میں بے بسی سی تھی، کچھ اداسی اور التجا سی تھی۔ کیوں؟ عمر حیات نے پیار سے لہجے میں کہا۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ معلوم ہوتا ہے، نسیمہ نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو دوپٹے سے پوچھ کر اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور بولی، معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں کے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے اور میں بڑے برے انجام کو پہنچ رہی ہوں، لیکن ملک صاحب، کہنے والے جو بھی کہتے رہیں، میرا خدا جانتا ہے کہ اپنے جسم کو اور اپنے ضمیر کو پاک رکھا ہے۔ کوئی آدمی میرے سامنے کھڑا ہو کر کہے تو صحیح کہ میرے ساتھ اس کا ایسا ویسا تعلق رہا ہے۔ دنیا کے سامنے نہیں تو میں خدا کے سامنے سر اونچا کر کے کھڑی ہو سکتی ہوں، اگر میں ایسی ویسی ہوتی تو۔ اللہ کو کیا منظور ہے میں بتا نہیں سکتا، عمر حیات نے کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری نیت اور تمہارے چال چلن کے متعلق کوئی شک اور شبہ نہیں رہا۔ تم بات کرو، سینے میں جو غبار بھرا ہوا ہے وہ نکال دو۔ تمہاری ماں کے گناہوں کی سزا اسی کو ملے گی۔ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تو میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں سینے میں کچھ بھی نہیں رکھوں گی۔ نسیمہ نے کہا، آپ نے مجھے جو محبت دی ہے اس کا پورا صلہ دوں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرے دل میں منیر کی محبت پیدا ہو گئی تو میری ماں کو پتہ چل گیا۔ اس نے مجھے روکا اور کہنے لگی کہ منیر بدنام آدمی ہے، آج تو ماں باپ نے اسے شہزادہ بنا رکھا ہے، کل جب باپ اس کے سر پر نہیں ہوگا تو یہ لڑکا سب زمین جائیداد بیچ کر عیش و عشرت میں اڑا دے گا۔ میں نے جب ماں کو بتایا کہ منیر کے ساتھ میری محبت تو پاک ہے تو ماں نے میرے دماغ میں کچھ اور ہی ڈالنا شروع کر دیا۔ کہتی تھی کہ محبت کوئی چیز نہیں، نہ محبت سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ مرد میں صرف دو خوبیاں دیکھو، کہ اس کے پاس دولت ہو اور وہ بے وقوف ہو۔ اگر ایسا نہ ملے تو اپنے ابا جیسا خامن ڈھونڈو، کاٹھ کا الو، مٹی کا مادھو، پھر اس کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو اور وہ کرو جو من کی مرضی ہو۔ بڑی ناپاک ماں ہے ملک صاحب۔ اس عورت نے مجھے ان الفاظ میں اپنی استادی سنائی تھی۔ میں جب تیرے ابا کی دلہن بن کر آئی تھی تو میں کنواری نہیں تھی۔ پھر ماں نے کہا کہ میرے سینے میں بھی 3 رانجھے بند تھے۔ اس نے میرے ساتھ یہ باتیں اس وقت کی تھیں جب میں نے جوانی میں قدم رکھا تھا، یہی کوئی 2-2.5 سال پہلے۔ تب مجھے اپنا بچپن یاد آیا۔ میری ماں اب بھی کتنی خوبصورت ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جوانی میں یہ کتنی حسین ہوگی۔ میرا باپ تو اس کا غلام تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرا باپ 2-2 3-3 روز کے لیے کہیں چلا جاتا تھا تو ایک بڑا امیر آدمی میری ماں کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں نے دونوں کو 2-3 بار ایک ہی پلنگ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ کون تھا وہ؟ جانے دیں ملک صاحب، نسیمہ نے کہا، میں کسی اور کا پردہ نہیں اٹھاؤں گی۔ مجھے آج وہ تینوں رانجھے یاد آ رہے ہیں جن کے متعلق ماں نے کہا تھا کہ اس نے اپنے سینے میں بند کر رکھے تھے۔ تینوں مجھے پیسے دیا کرتے تھے، میری ماں کو تو وہ بہت پیسے دیتے ہوں گے، اسے پیسوں سے ہی پیار تھا۔ اگر ان کے نام بتا دو تو کیا حرج ہے؟ نسیمہ نے تینوں نام بتا دیے۔ ان میں ایک مر چکا تھا اور 2 بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے بڑھ کر اور پیسہ کس کے پاس ہوگا؟ عمر حیات نے کہا، اتنی وسیع زمینداری، ان لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ روپیہ پیسہ پھینکے کہاں۔ میرا خیال ہے کہ میری ماں نے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا تھا کہ روپیہ پیسہ کہاں پھینکیں۔ نسیمہ نے کہا، میرے ابا کو تو میری ماں جھوٹ موٹ کے پیار سے اندھا کیے رکھتی تھی۔ میں آپ کو اپنی بات سناتی ہوں، ایسی ماں کی بیٹی کو ماں جیسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے شاید اللہ نے الٹی کھوپڑی دے دی تھی۔ میں پیار اور محبت کی خواہش مند تھی۔ شاید ہر لڑکی کو اپنے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ابو سے بہت پیار تھا، مگر وہ تو مردہ نکلا۔ میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ میں اگر ضد کرتی کہ ابا کے ساتھ باہر جانا ہے تو ابا ڈانٹ کر چپ کرا دیتے تھے۔ ماں کے رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور تھے اور اس کی دلچسپیاں بھی کچھ اور تھیں۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا، بچپن میں ہی مر گیا۔ پھر ایک بہن پیدا ہوئی، وہ بھی زندہ نہ رہی۔ میں بڑی چھوٹی عمر میں ہی گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، میرے باپ کے ساتھ میری ماں کا رویہ خراب ہوتا چلا گیا۔ کرتے کرتے میری ماں نے میرے ابا کو گھر میں نوکر کی حیثیت دے دی۔ ابا نے میری ماں سے کبھی یہ پوچھنے کی جرات بھی نہیں کی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ ہم غریب تو نہیں تھے، لیکن ماں نے آمدنی کا کوئی اپنا ہی ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ ماں نے مجھ میں اس وقت دلچسپی لینی شروع کی جب میری عمر 15 سال ہو گئی۔ میرا قد کاٹ اچھا نکلا، جسم بھی اچھا اور شکل و صورت بھی اچھی نکلی۔ اب تو میرا دماغ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ماں نے مجھے آمدنی کا ذریعہ یوں بنا لیا کہ میرے رشتے کے لیے عورتیں آنے لگیں۔ میری ماں ہر ایک کے ساتھ پکا وعدہ کر کے ان سے خوب کھاتی پیتی۔ 2 گھر ایسے تھے جن کے لڑکوں کو میری ماں نے اپنے اثر میں لے لیا۔ دونوں میرے امیدوار تھے۔ میری ماں نے ان سے بہت پیسے بٹورے۔ وہ ایسی حرکتیں مجھ سے چھپاتی نہیں تھی۔ یہ حرکتیں مجھے بہت بری لگتی تھیں۔ ماں نے جس لڑکے کے ماں باپ کو پھانس رکھا تھا، ان میں سے کوئی بھی مجھے پسند نہیں تھا۔ ماں دراصل مجھے بیچنا چاہتی تھی۔ اور بڑے ہو کر میں نے منیر کو پسند کر لیا۔ میری ماں کو میرے جذبات کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ محبت کے نام سے اس نے مجھے بہت ڈرایا۔ کہتی تھی کہ مرد جانتے ہی نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور پاک محبت ہوتی کیا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ میری ماں مجھے منیر سے ہٹاتی تھی اور اس سے پیسے بھی بٹور لیتی تھی۔ اسے بھی میری ماں نے میرے رشتے کا وعدہ دے رکھا تھا۔ پھر اس کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے آپ کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ ہے مالدار اسامی، کاروبار ہے، اتنی بڑی حویلی ہے اور اکیلا ہے، ساری دولت گھر رہتی ہے، کوئی حصے دار نہیں۔ آپ کو میری پہلی ملاقات یاد ہوگی، میں نے کچھ ایکٹنگ کی تھی۔ پہلے کبھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری جو شروع میں ملاقات ہوئی تھی ان میں میرا خلوص شامل نہیں تھا۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی تھی اور یہ آپ کی مسکراہٹ سے ظاہر ہوتی تھی۔ ایسا ہی تھا نسیمہ، عمر حیات نے کہا۔ میں نے تو شوقی کی خاطر شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، لیکن تم نے میری قسم توڑ ڈالی۔ واقعی تمہاری ماں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری جھلک دکھا کر مجھ سے بہت سے پیسے لے لیے تھے، ساتھ ہی یہ بھی کہتی تھی کہ میں برادری سے باہر رشتہ دے ہی نہیں سکتی۔ آپ سے اس نے خوب رقم بٹوری ہوگی، نسیمہ نے کہا۔ رقم؟ عمر حیات نے کہا۔ تم رقم کی بات کرتی ہو؟ اس نے مجھ سے 3 سوٹ لیے تھے، دوپٹے اور سینڈل بھی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں نسیمہ، میں تمہیں اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ قیمت دے کر بھی اپنے گھر لانے کو تیار تھا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ تمہاری ماں نے مجھ سے کتنی رقم لی تھی۔ یوں کہیں نا کہ آپ نے مجھے خریدا تھا، نسیمہ نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ میری ماں مجھے بیچنا چاہتی تھی۔ میں اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو میں نے تمہاری قیمت نہیں دی تھی، عمر حیات نے کہا۔ میں نے محبت کی قیمت دی تھی۔ محبت خریدی نہیں جا سکتی ملک صاحب، نسیمہ نے کہا۔ محبت کے عوض ملتی ہے، وہ آپ نے مجھے دی اور میرے دل سے آپ کی محبت کے سوتے پھوٹ پڑے۔ تم بات کچھ اور سنا رہی تھیں، عمر حیات نے کہا۔ میں سنا رہی تھی کہ ماں نے مجھے بھی اپنے جیسا بنانے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی، نسیمہ نے کہا۔ اس نے آپ کو پھانسنے کے لیے باقاعدہ مجھے ٹریننگ دی تھی، لیکن میرے دل میں منیر تھا۔ پہلے میں آپ کو منیر کا قصہ سنا لوں، جو میں نے سنانے کے لیے بات شروع کی تھی۔ میں نے شاید اس کی شکل و صورت اور جوان جسم دیکھا تھا کہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا، پھر اس کی طبیعت اچھی لگی۔ وہ بے غم، بے فکر اور ہنسنے کھیلنے والا لڑکا تھا، لیکن قریب ہو کر اس کی عادتیں دیکھی تو پتہ چلا کہ اس کے ذہن میں محبت کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس نے 2 ہندو لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی محبت رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس کے پاس اس کے باغ میں جایا کرتی تھیں۔ اس کے باغ میں جانے والی 1-2 مسلمان عورتیں بھی تھیں۔ مجھے بھی منیر انہی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے آگے ہتھیار نہ ڈالے۔ میں اس کے باغ میں چند بار گئی تھی۔ اس پر شیطان سوار ہوتا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گئی اور میں اسے یہاں تک لے آئی کہ اس نے خود کہنا شروع کر دیا کہ اسے جو سکون میری محبت میں مل رہا ہے وہ اسے کوئی اور لڑکی نہیں دے سکی۔ میں محبت کی پیاسی تھی، میری ذات سے آواز اٹھتی تھی کہ میں اپنی ماں جیسی نہیں بنوں گی اور میرا جو خاوند ہوگا اسے اپنے باپ جیسا خاوند نہیں بننے دوں گی۔ معلوم نہیں مجھ میں یہ خیال کہاں سے آ گئے تھے، ماں نے تو مجھے کوئی اور ہی راستہ دکھایا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میری ماں منیر کو اور منیر کے ساتھ میری دوستی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے منیر سے بھی معلوم نہیں کتنے پیسے اور کپڑے وصول کر لیے تھے۔ میری نیت صاف تھی، اگر پاک محبت گناہ ہے تو میں گناہ گار ہوں، لیکن میں نے منیر جیسے گناہ گار میں وہ محبت پیدا کر دی تھی جس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسموں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میری ناکامی یہ تھی کہ میں اسے ہندو لڑکیوں سے ہٹا نہ سکی۔ وہ کہتا تھا کہ میری محبت کو صرف اس صورت میں پاک رکھا جا سکتا ہے کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے ساتھ تعلقات استوار کر لوں۔ وہ ایسے ہی کرتا۔
मुझ से मिले। अगर 4-5 दिन गुजर जाते तो वो परेशान और बेचैन हो जाता, और जब मैं उसे मिलती तो उसकी हालत ऐसे हो जाती जैसे मासूम से बच्चे को गुमशुदा माँ मिल गई हो। उसे अब मुझसे वाकई मोहब्बत होने लगी थी। अब तो वो ऐसा इशारा भी नहीं करता था, लेकिन वो दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात तोड़ने पर आमादा नहीं था। हमने कभी जुदा न होने के वादे किए थे, मगर अभी वो मेरी फितरत के सांचे में नहीं ढला था। मैं उसे गुनाहों की दलदल से निकालना चाहती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे आपसे मिलवाया। पहले पहल मेरा दिल आपको कबूल नहीं करता था। मैंने माँ से कह दिया था। माँ ने एक रोज़ मुझे यहाँ तक कह दिया कि तुम तो पगली हो नसीमा, हामिद उमर हयात को बनाओ और दोस्ती मुनीर से रखो। ये भी कोई बात है भला? माँ की इस बात ने मुझे जला दिया। बेटी अपने बाप का प्यार जाती है और बाप को दुनिया भर की अजीम शख्सियत समझती है, और अपनी माँ को वो मुकद्दस औरत मानती है। अपने माँ बाप को वो खुदा की बात का दर्जा देती है। लेकिन माँ मुझे फरेबकार और अय्यार बना रही थी, और बाप को जैसे एहसास ही नहीं था कि उसकी एक जवान बेटी भी है जो भटक रही है और उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं। नसीमा को हिचकी सी आई और उसने दुपट्टा अपनी आंखों पर रख लिया। उमर हयात ने उसे एक बाजू के घेरे में ले लिया और उसकी दिलजोई करने लगा। नसीमा सिसकियां ले रही थी, आंसू रुकने नहीं पा रहे थे। मलिक साहब, कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उसने लंबी आह भरी और कहने लगी, मैं अपनी जिंदगी में उजाला अपने माँ बाप के दम कदम से देखती थी, मगर गौर से देखा तो ये उजाला तारीक था। मैं तारीक उजालों में से गुजर कर आई हूँ। मुनीर की मोहब्बत का उजाला भी तारीक था। मोहब्बत को समझते हुए और दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करके भी वो दूसरी लड़कियों के साथ गुनाहों के इर्तिकाब से बाज नहीं आता था। मुझ पर अपनी माँ की बातों का असर हो गया, या मैंने आपकी आंखों और मुस्कुराहट में उस मोहब्बत का इशारा पा लिया था जिसके लिए मैं मरी जा रही थी, या शायद इसलिए कि आप मेरे साथ शादी कर रहे हैं। मैंने आपको कबूल कर लिया। मैंने शौकी को दिल से कबूल नहीं किया था। मैंने अपने दिल में आपके बच्चे को प्यार पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। शादी होते ही मुनीर मिला और उसने मुझे मजबूर करने की कोशिश की कि मैं उसके साथ दूसरी लड़कियों जैसे ताल्लुकात रखूं। हाँ, मैं भूल गई थी। उसने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांगा था और मेरी माँ ने इनकार कर दिया था। उसने मेरी माँ से कहा था कि इसे वो माल वापस किया जाए जो उसने मेरी माँ को खिलाया था। फिर उसने मुझे कहा कि मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ उसकी बीवी बन जाऊं। मैंने भी इनकार कर दिया तो उसने मुझे मोहब्बत के वास्ते दिए। फिर कहा कि उसके पास कभी कभी ही आ जाया करूं। फिर उसने मुझे धमकियां दी। तब मैं जल उठी और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की। मुंह में जो आया कह डाला और कहा कि मैं अपने हामिद को धोखा नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे उस वक्त ही बता देती तो मैं मुनीर को इस तरह गायब करवाता जिस तरह तुमने किया है। उमर हयात ने कहा। मैं खुद अपने आप को मुजरिम समझ रही थी, इसलिए आपको पता न चलने दिया। नसीमा ने कहा। दूसरी वजह यह थी कि मैं नहीं चाहती थी कि आप इस गुंडे और बदमाश के सामने आए। मैंने आपको बचाने के लिए एक बड़ा ही खतरनाक राज आपसे छुपाए रखा था। वो क्या था? पहले मेरी माँ की कारस्तानियाँ सुन ले। नसीमा ने कहा। शादी के बाद मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं आपसे पैसे लेकर उसे देती रहा करूं। मैंने ऐसा ही किया। आप मुझे मांगे बगैर पैसे देते रहते थे। मैं कुछ अपने पास रखती, बाकी माँ को दे देती। उमर हयात ने क्या कहा लगाया। नसीमा चुप हो गई। वो मुझसे अलग भी पैसे लेती रही है। उमर हयात ने कहा। मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। उसने मुझे कभी नहीं बताया था। नसीमा ने कहा। वो मुझ पर हर वक्त सवार रहती थी और उसका एक ही मुतालबा होता था, पैसे पैसे पैसे। उसका जवाब वो ये पेश करती थी कि तुम्हारे खामिद की जायदाद का वारिस यानी शौकी मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई बच्चा ही ना हो और सारी जायदाद तुम्हारे सौतेले बेटे के नाम हो जाए। इसलिए खामिद से ज़्यादा रकम खींचो और मेरे पास जमा कराती रहो। कमबख्त इतने पैसों का बनाती क्या थी? उमर हयात ने पूछा। लालच, हवस। नसीमा ने कहा। मैं और क्या बता सकती हूँ। मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जो अपनी बेटियों के जरिए अपने दामादों को खाती हैं। उमर हयात ने कहा। तुम्हारी माँ कोई अजीब हरकत नहीं करती रही। ऐसी माएँ अपनी बेटियों को उजाड़ दिया करती हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं जल्दी समझ गई, नसीमा ने कहा। इतने में हमारे घर में पत्थर गिरने लगे और आग लगने लगी। मेरी माँ ने हमारी इस हालत में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। पत्थरों से पहले शौकी को दौरा सा पड़ जाता था। मेरी माँ ने मेरे कानों में ये बात डालना शुरू कर दी कि ये इस बच्चे की नहुसत है, इसलिए बच्चे को गायब कराना पड़ेगा। ये सारा वाकया तो आपको मालूम है।
ملک صاحب، اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں ماں کے کہنے پر اپنا آپ شاہی مستانہ کے حوالے کر دیتی اور وہ شوقی کو غائب کرا دیتا۔ مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں نسیمہ، عمر حیات نے کہا۔ تم بے دھڑک ہو کر بات کرو۔ اس آگ اور پتھروں والی مصیبت میں جس طرح آپ نے مجھے محبت دی، اس نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا۔ نسیمہ نے کہا، میں اسی محبت کی پیاسی تھی۔ یہ مجھے باپ سے نہ ملی، ماں سے نہ ملی، منیر سے نہ ملی۔ آپ کے سچے پیار نے مجھے شوقی کی ماں بنا دیا۔ شوقی مجھے یوں نظر آنے لگا جیسے اسے میں نے جنم دیا ہو۔ میں نے ماں کو دھتکار دیا، باپ کو دل سے اتار دیا۔ منیر پر میں پہلے ہی لعنت بھیج چکی تھی۔ میں آپ کو اپنے ہی جسم کا حصہ سمجھنے لگی ہوں۔